नमस्कार। आशा है आपकी दीपावली खूब ठीक से मनी होगी, खूब पटाखे छोड़े गए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत निर्देश वगैरह सब कुछ रहा, लेकिन उसकी बात किसी ने मानी नहीं। पटाखे पर पटाखे चलते रहे। दिल्ली एनसीआर में तो हालत बहुत ही खराब रही। अभी तक लोग उससे उभर नहीं पाए हैं। लेकिन आपको दीपावली की शुभकामना हमने कल ही दी थी। अब आगे जो पर्व है, उसके लिए भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। लेकिन आज ठीक दीपावली के एक दिन बाद मैं एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर के आया हूं जिस पर आपको सबको विचार करने की आवश्यकता है। एक परिवार के नहीं रहने से या पूरा परिवार खत्म हो जाने से आखिर होता क्या है। मैं आज बात करने जा रहा हूं टाटा ग्रुप की। आज डायरेक्टली टाटा ग्रुप में जिन्होंने टाटा को खड़ा किया था, इस अंपायर को खड़ा किया था, उस परिवार का मोटे तौर पर अब कोई व्यक्ति नहीं है। नोएल टाटा एक आखिरी अ, समझिए एक दीपक हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं है, स्टेप ब्रदर हैं रतन टाटा के। लेकिन चलिए उसे आप मान सकते हैं कि वो एक पीढ़ी है, और एक दो अ, अ, महिला वर्ग में एक दो लड़की है जो अभी उस पोजीशन पे नहीं है, उसको दुनिया जानती नहीं है। टाटा साम्राज्य जो 125 साल से भी पुराना कह लीजिए, उस साम्राज्य के क्या बिखरने का वक्त आ गया है? क्या बिखर जाएगा या नहीं? नहीं बिखरेगा, बल्कि और तेजी से कंसोलिडेट होगा और आगे बढ़ेगा। टाटा ने जो संस्कार इनबिल्ट किए हैं अपनी कंपनी के अंदर में, वो संस्कार इस कंपनी को आगे बढ़ाता रहेगा। नमक से लेकर के सेमीकंडक्टर तक, और छोटे-छोटे आपके दिन प्रतिदिन के सामानों से लेकर के ट्रक तक, कंप्यूटर साइंस तक, सॉफ्टवेयर तक, सब में टाटा की दखल अंदाजी है। वो साम्राज्य क्या बिखरने के कगार पर है? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि परेशानी टाटा में बढ़ गई है, और बहुत सारे लोगों की नजर अभी टाटा पर पड़ी हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर आज मैं आना चाहूंगा। अभी टाटा ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला जो फैसला था जिसके ऊपर डिस्प्यूट होना था, वो डिस्प्यूट भी लगता है अब खत्म हो जाएगा, उसको बाईपास कर दिया गया। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, और टाटा ट्रस्ट के बीच में आपस में ही डिस्प्यूट हो गया। दो ट्रस्टी एक तरफ और चार ट्रस्टी एक तरफ। नोएल टाटा श्रीनिवासन एक तरफ और मेहली मिस्त्री का ग्रुप एक तरफ। मेहली मिस्त्री सापोरजी पालोनजी ग्रुप से आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि टाटा सन्स में, जिस टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, वो टाटा उस टाटा सन्स में 18% से अधिक हिस्सेदारी, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टाटा सन्स में, वो है सापूरजी पालोनजी ग्रुप, जिसके चेयरमैन हुआ करते थे टाटा सन्स के, आपको याद होगा मिस्त्री साहब, वो अब गुजर गए, साइरस मिस्त्री। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके परिवार के बहुत सारे लोग टाटा सन्स के बोर्ड पे हैं और उनका काम चल रहा है। टाटा ट्रस्ट में भी उनके मेंबर हैं जो मेहली मिस्त्री हैं, उसी परिवार से रिश्ता रखते हैं। तो मेहली मिस्त्री और उनके जो बाकी लोग हैं, खंबाता हैं या और लोग जो हैं, अजय सिंह हैं, विजय सिंह हैं, जो भी हैं, ये जो चार लोगों का ग्रुप है, वो कुछ और चाहता है, और जो बाकी दो लोग हैं वो कुछ और चाहता है। उनकी पहली चाहत क्या थी? किस मुद्दे पर डिस्प्यूट बढ़ा, जहां से ये लगने लगा कि टाटा का साम्राज्य का बिखर जाएगा। मुद्दा ये था कि टाटा कैपिटल के बारे में 30 सितंबर की डेडलाइन थी आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टाटा कैपिटल एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में, एक प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में काम कर रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी उसको कहते हैं। एनबीएफसी के रूप में काम कर रही है। अब इस एनबीएफसी को, चूंकि इनका ये लेयर जो है
वो अपर लेयर में चला गया है, इसलिए इनको अब रजिस्टर करना पड़ेगा, इनकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में। बगैर उसके ऑपरेशन ये संभव नहीं है। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि एक वर्ग चाहता है कि टाटा सन्स को अगर फाइनेंस की दिक्कत हो रही है और उसके जो सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर हैं, वो उनको कहना है उनको कुछ फंड की ज़रूरत है। उनको अगर फंड की ज़रूरत है तो वो पब्लिक में ले जाना चाहते हैं, अपने टाटा कैपिटल को। वहाँ से फंड रेज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे ट्रस्टी हैं, जो नोएल टाटा हैं, जो टाटा फैमिली से रिश्ता रखते हैं, उनका कहना था कि नहीं, टाटा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, टाटा फाइनेंशियल कंपनी जो है, नॉन बैंकिंग कंपनी जो है, उसको प्राइवेट ही रहना है, हम पब्लिक नहीं जाएँगे, हम लिस्टिंग नहीं कराएँगे। उसका कारण ये है कि बहुत सारे रेगुलेटरीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ता है और उन रेगुलेशंस को मानने के लिए बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे और फिर अंडर द विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाएँगे हमेशा, उसको वो बायपास करना चाहते थे या जो भी नियत रही होगी उनकी, लेकिन वो चाहते थे कि हम लिस्टिंग में नहीं जाएँ। आप देखिए टाटा की पुरानी नीति रही है। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, आईएसआई मार्का को लेकर के एक बड़ी कहावत है कि जब नेहरू जी ने टाटा को आईएसआई मार्का दे रहे थे कि भई ये सरकार का मार्का होगा, आप अपने प्रोडक्ट पर इंस्टॉल कीजिए, तो उस वक़्त जेआरडी टाटा ने उस मार्का का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भई सरकार हमको क्यों अपना मार्का दे करके कहना चाहती है कि नहीं ये मार्का नहीं रहेगा, इसका अप्रूवल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। टाटा इटसेल्फ इज़ ए ब्रांड। टाटा की अपनी साख है मार्केट में। हम अपने ब्रांड से हम अपने इससे समझौता नहीं कर सकते, इसलिए आपका सर्टिफ़िकेट मुझे नहीं चाहिए, इस पर विवाद हुआ था, आईएसआई मार्का को लेकर के। अब आपका स्वरूप बदला हुआ है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं टाटा कैपिटल को लिस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ग्रुप कहता है कि हमें अगर फाइनेंस पब्लिक से उठाना है, तो हमको लिस्टिंग में जाना ही पड़ेगा। अब ये कहानी शुरू हुई, तो ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से जेआरडी टाटा ने आईएसआई मार्के को लेकर के बात कही थी, कि हमको सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं चाहिए। सरकार हमें कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दे। चाहे वो हम नमक बनाने का काम करेंगे तो आईएसआई मार्का हम नहीं लगाएँगे। टाटा नमक अपने आप में क्रेडिबल नमक है। उसी प्रकार से टाटा कैपिटल जो है, टाटा कैपिटल्स कंपनी जो है, वो भी अपने आप में क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे सरकार के विजिलेंस की आवश्यकता है नहीं, सरकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बात वही रही कि टाटा अपने साख को आगे बढ़ा रही थी। अब टाटा के अंदर की कोई अगर गड़बड़ियाँ हो, नहीं हो, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोग कहते हैं जनरली कि बिज़नेसमैन अपनी चालाकियों, अपनी गड़बड़ियों को बचाने के लिए सरकारी नियंत्रण से खुद को अलग रखना चाहते हैं। ये एक विचार तो है, एक स्थापित विचार है, किसी भी बिज़नेस के मामले में ऐसा होता है। लेकिन अभी जो दोनों में ट्रस्टियों के बीच में जो मतभेद हुआ, वो इसी मुद्दे को लेकर के हुआ। अब वो मतभेद पहुँच गया सरकार के पास, इस पर हम बाद में आएँगे। एक डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट हो गया कि 30 सितंबर तक उनको लिस्टिंग करनी थी और आरबीआई को जानकारी में जाना था कि भाई टाटा कैपिटल ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया या नहीं किया। डेट बीत गया। आज से 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले मित्रों, टाटा कैपिटल ने खुद को लिस्ट कर लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और इसका भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में स्वयं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी मौजूद थे और टाटा कैपिटल के तमाम लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे और ये काफी भव्य कार्यक्रम रहा और इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन खुद मौजूद थे वहां पर, चौहान साहब, और फिर बाकी जो टाटा कैपिटल के सारे डिग्नेटरीज वहां पर मौजूद थे। लिस्टिंग हो गई। इसी मुद्दे पर विवाद था ट्रस्ट के अंदर में कि लिस्ट करना है या नहीं करना है। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हो गई। दूसरी एक और बड़ी घटना हुई। टाटा मोटर्स ने बहुत जबरदस्त निर्णय ले लिया है डीमर्जर का। अब वो शेयर डीमर्जर है, कंपनी डीमर्जर है, या दो कंपनी बनेगी या शेयर का सिर्फ डीमर्जर होगा। अब ये अभी जब फाइनल शेप आएगा तो भी सामने को देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स का डीमर्जर का मतलब ये हो गया कि दो कंपनी जो अभी एक साथ मिलकर के काम कर रही थी, मतलब दो प्रोडक्ट बना रही थी, उसको अब अलग अलग कर दिया जाएगा। टाटा कमर्शियल व्हीकल
अलग होगा और टाटा पैसेंजर व्हीकल्स अलग होगा। अब सिर्फ इस घोषणा के बाद से टाटा मोटर्स का शेयर 600 से नीचे गिर करके 300 कुछ पे आ गया। मतलब 300-400 का आसपास, 690 के आसपास से नीचे गिर करके लगभग 400 अंक का नुकसान हुआ टाटा टाटा मोटर्स के शेयर को। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अच्छी बात हुई है, डीमर्जर होने से दोनों प्रोडक्ट का दोनों कंपनियों को लाभ होगा, दोनों के शेयर उठेंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों प्रोडक्ट है, उस दोनों में ग्रोथ दिख रहा है। अभी तक जो शेयर खरीदने वाले थे, जो इन्वेस्टर थे, उनको लगता था कि टाटा मोटर्स में हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं टाटा का कमर्शियल ऊपर जा रहा है या पैसेंजर ऊपर जा रहा है। स्थिति यह है कि टोटल जो ग्रोथ है कमर्शियल व्हीकल्स का, उसका ग्रोथ 3.5% है और टाटा का अपना कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट कैप है वो 37% के आसपास है। आप समझ रहे हैं? तो 3 to 5% का ग्रोथ दिख रहा है साफ साफ। और उधर जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसका जो ग्रोथ है वो भी 8 से 10% का ग्रोथ चल रहा है। तो दोनों प्रोडक्ट में ग्रोथ दिख रहा है और दोनों में एक साइजेबल मार्केट शेयर है टाटा के पास, कमर्शियल व्हीकल में भी और पैसेंजर व्हीकल्स में भी। तो टाटा कमर्शियल व्हीकल भी अलग हो जाएगा, टाटा पैसेंजर व्हीकल भी अलग हो जाएगा। अब दोनों का शेयर जो है उस हिसाब से बढ़ेगा क्योंकि दोनों प्रॉफिट में अपवर्ड ट्रेंड पे हैं और लगातार प्रॉफिट इनकी बढ़ ही रही है। अगर कमर्शियल की बात करें तो 37% का मार्केट शेयर छोटा शेयर नहीं होता है, बड़ा शेयर होता है। उसी तरीके से पैसेंजर व्हीकल्स में भी इनका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये दोनों में ग्रोथ अपवार्ड है। ये भी घटना हो गई, डीमर्जर भी हो गया और रास्ता पकड़ लिया। अभी थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है निवेशकों को, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस डीमर्जर का लाभ टाटा मोटर्स को होने वाला है। सारे मार्केट एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं, जो शेयर में डील करते हैं, सबका ये कहना है कि डीमर्जर होने से फायदे ही फायदे हैं। जो थोड़े बहुत नुकसान होंगे वो टेम्परेरी नुकसान है, वो फिर उसकी भरपाई हो जाएगी आने वाले दिनों में। अब ये तो देखने वाली बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दो क्रिटिकल डिसीजंस लिए गए, पहला डिसीजन ये लिया गया कि लिस्टिंग कराई जाएगी और दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि डीमर्जर होगा। इसमें कहीं ना कहीं टाटा ट्रस्ट की सहमति होगी और मेजॉरिटी के साथ ये निर्णय लिया गया है। ये कोई स्टैंड अलोन निर्णय नहीं है, मेजॉरिटी के साथ ये निर्णय लिए गए हैं कि टाटा ट्रस्ट की भी सहमति होगी डीमर्जर में। वरना टाटा सन्स के अंदर आने वाली जो टाटा मोटर्स कंपनी है, ऐसे कहा जा रहा है लगभग 50 से नीचे कंपनियां हैं, लगभग 30-35 कंपनी ऐसी हैं जो लिस्टेड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, टाटा सन्स के अधीन आती है और उस सबके चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं। अब टाटा सन्स अगर कोई फैसला लेती है तो उसमें टाटा ट्रस्ट की भी भूमिका होती है। तो टाटा ट्रस्ट की अपनी भूमिका रही इन दोनों डिसीजंस में भी। अभी जो डिस्प्यूट हुआ था टाटा कैपिटल के लिस्टिंग को लेकर के, वो भी एक प्रकार से लगता है स्टेबलाइज कर गया है। उस डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हो गई है। मैंने आपको बताया कि इसी को कहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है बाजार में। सहारा ग्रुप इसी कैपिटल ऑपरेशंस में फंस करके आज तबाह हो गई, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन टाटा ग्रुप अपने डिस्प्यूट को सरकार तक लेके गई, खुद सरकार के पास पहुंच गई। सरकार ने उन्हें नहीं बुलाया था। जब 30 सितंबर का वक्त खत्म हो गया, 30 सितंबर के पहले पहले ही मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर के साथ। मीटिंग हुई टाटा के ट्रस्टियों की और टाटा सन्स के कुछ बड़े लोगों की। उन्होंने अपनी बात कही कि ये हमारे यहाँ पोजीशन हो गया है, कुछ लोग ट्रस्ट में इस फेवर में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। इस वजह से एक डिस्प्यूट हो गया है, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि टाटा कैपिटल को डी रजिस्टर कर दिया जाए।
बजाप्ता टाटा सन्स ने टाटा कैपिटल को, आरबीआई को खत लिख दिया कि इनको डी रजिस्टर कर दिया जाए, इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। हम अब टाटा कैपिटल को ऑपरेशन में नहीं जाना चाहते, हम रजिस्टर कर नहीं कराना चाहते। डी रजिस्टर का लेटर चला गया। लेकिन सरकार ने कहा कि हम आपको वक्त देते हैं, आप इस पर समय लीजिए और वक्त ले करके निर्णय लीजिए कि क्या करना है। आखिर में मध्य अक्टूबर आते आते टाटा सन्स ने और टाटा ट्रस्ट ने यह निर्णय ले लिया कि हमें लिस्ट करना है, और उन्होंने लिस्ट कर दिया। तो टाटा कैपिटल की अब लिस्टिंग हो गई। आप हैरान हो जाएंगे, 22 लाख 22 लाख 2 लाख लोन अकाउंट हैं टाटा के, और हर सेक्टर्स में जा रहे हैं टाटा कैपिटल वाले। रिन्यूएबल एनर्जी को भी फाइनेंस कर रहे हैं, व्हीकल फाइनेंस है, होम लोन्स हैं। तो डिफरेंट लोन्स को मिला करके 2 लाख से अधिक का लोन अकाउंट चल रहा है। और जो 2 लाख करोड़ का, जो 50,000 से शुरू हुआ था, 2007 में टाटा कैपिटल ने ऑपरेशन शुरू किया था, वो अब बढ़ करके 2 लाख करोड़ से भी अधिक का बाजार बन गया है। तो इस तरह से टाटा कैपिटल खुद को स्टैब्लिश भी कर रहा है और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन अब कहानी उठ रही है कि क्या ये सारे ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, ऐसे ही स्मूथ चलेंगे, या टाटा के परिवार के नहीं होने के बाद, जो अब एक व्यक्ति रह गए हैं नोएल टाटा, उसके बाद टाटा का क्या होगा, उस ट्रस्ट का क्या होगा, फिर टाटा सन्स का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। और इसमें सरकार को पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। जैसा मैंने आपको कहा कि नमक से लेकर के सेमीकंडक्टर तक क्या नहीं है जो टाटा बनाती नहीं है, रियल एस्टेट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर चीज में टाटा का इंटरफेरेंस है। तो टाटा को बिखरने से बचाने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और भविष्य में विजिलेंट रहने पड़ेंगे कि टाटा का साम्राज्य किसी भी सूरत में नहीं बिखरे। टाटा का साम्राज्य नहीं बिखरना चाहिए। अभी तक तो जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको टाटा अपने तरीके से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। आगे क्या होगा, अब ये सब डिपेंड करेगा कि टाटा किस प्रकार के लीडर्स का चयन करते हैं। अगला चेयरमैन कौन होगा, अगला ट्रस्टी कौन होगा, टाटा सन्स के डिफरेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस प्रकार के लीडर्स आएंगे, और वो लीडर्स उस तरह के विजनरी होंगे कि नहीं, उस लीडर में एक बड़ा दिल होगा कि नहीं। बिजनेसमैन में एक बड़े दिल का होना बहुत जरूरी है। अगर वो संकुचित दिमाग का व्यक्ति हुआ कि नहीं मैं ही कर लूं, मैं अपना लाभ कमा लूं, मैं अपना देख लूं, अपना हित देख लूं, उससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा। और कंपनी का नुकसान का मतलब है कि इतने लाख परिवार जो कंपनी से जुड़े हुए, हजारों परिवार, वो परेशानी में आ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है कि टाटा ने, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा कभी जमशेदपुर नहीं गए लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर शहर का पूरा नक्शा बना दिया था। ऐसे विजनरी थे जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। फिर उसके बाद जेआरडी टाटा, फिर उसके बाद रतन टाटा, सबने टाटा के अंपायर को टाटा बना दिया। लेकिन अब ये बाय बाय टाटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार को भी नजर रखनी चाहिए, और जो टाइकन्स हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो टाइकन्स हैं, उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि टाटा बिखरे नहीं। टाटा में अगर कोई क्राइसिस हो, उसको दूर करके उसको ठीक किया जाए। टाटा अगर बिखरेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, टाटा कंपनी नहीं, भारत की जनता भी मुश्किल में पड़ेगी। इसलिए टाटा को बनाए रखना सबकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।